नमस्कार, मैं जयेश सोनी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। आज हम सवाल नहीं पूछ रहे, आज हम सीधा हिसाब मांग रहे हैं। ममता बनर्जी, क्या पश्चिम बंगाल आपकी सरकार में वोट बैंक की प्रयोगशाला बन चुका है? विपक्ष आरोप लगा रहा है कि हिंदुओं पर हमले हो तो चुपकी, रामनवमी निकले तो लाठीचार्ज और बांग्लादेशी घुसपैठिए आए तो राशन कार्ड और वोटर आईडी। ये कैसा सेक्युलरिज्म है जहां घुसपैठिए मानवाधिकार बन जाते हैं और मूल निवासी असुरक्षित हो जाता है। सीमावर्ती जिलों में जनसंख्या संतुलन बिगड़ता रहता है और ये आरोप सिर्फ राजनीतिक पार्टी नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल भी है। क्या बंगाल की पहचान तुष्टीकरण की भेंट चढ़ा दी गई है? आज इसी बात पर आर पार की बहस होने जा रही है। हम आपको एक हमारा स्पेशल रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद हम हमारे विशेष मेहमानों के साथ इसी मामले को लेकर के आज आगे बातचीत करेंगे। आज बंगाल जल रहा है और सत्ता कहती है सब ठीक है। विपक्ष पूछ रहा है, जब बांग्लादेशी घुसपैठिए सीमा पार करते हैं तो प्रशासन की आंख पर पट्टी क्यों बंध जाती है? फेक आईडी, आइडेंटिफिकेशन के लिए फेक आईडी रैकेट चल रहा है। 10,000 से 10 लाख तक आप भारतीय नागरिक बनने के लिए ममता बनर्जी ने दुकान खोला है। रोहिंग्यान भारतीय बन सकता है, बांग्लादेशी भारतीय बन सकता है और टीएमसी के एजेंसियों ने दुकान खोला हुआ है। तभी तो ईडी ने जब रेड किया तो दौड़ के खुद ममता बनर्जी जाती है। कभी आपने सुना था कोई मुख्यमंत्री दौड़ के फाइल छीन रही है? कभी आपने देखा था ये इतिहास में? क्यों? करोड़ों रुपए का घपला हो रहा है केवल घुसपैठियों को हिंदुस्तानी बनाने के लिए, और ये हिंदुस्तान सहेगा नहीं। क्यों हर चुनाव से पहले अवैध बस्तियां अचानक वोट बैंक बन जाती है? क्यों हिंदू त्योहार पर इंटरनेट बंद हो जाता है और धारा 144 और गिरफ्तारियां शुरू हो जाती है? कि पश्चिम बंगाल की सरकार अब पूरी तरीके से इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्म के सिद्धांत को तमिलनाडु से लाकर यहां स्थापित कर रही है। अर्थात अब यह बहुत स्पष्ट है, यदि फरहाद हाकिम ने एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिनी पाकिस्तान कहा था तो तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में अनेक मिनी पाकिस्तान क्रिएट होते जा रहे हैं और हिंदुओं को अपनी दुख, संवेदना और पीड़ा की अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है यदि बांग्लादेश में जमाते इस्लामी हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड वायलेंस कर रही है, यानी लक्षित हिंसा कर रही है, तो पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस सरकार हिंदुओं के विरुद्ध टारगेटेड एक्शन यानी लक्षित कार्रवाई कर रही है। और घुसपैठ पर सिर्फ बयानबाजी। ममता सरकार कहती है हम किसी को नहीं बचाएंगे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। आज सवाल धर्म का नहीं, देश की सुरक्षा और लोकतंत्र की सुचिता का है और इस सवाल से बचा नहीं जा सकता। आप सोच के देखिए, आप सोच के देखिए, ये है ममता बनर्जी और टीएमसी द्वारा बनाया गया बंगाल। क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से वंदे मातरम की ध्वनि गूंजी थी? क्या हम उसी बंगाल को देख रहे हैं जिस बंगाल से जन गण मन की ध्वनि गूंजी थी? नहीं,
आज तुष्टीकरण के कारण बंगाल टूट के कगार पर है। विपक्ष का यह भी दावा है कि घुसपैठियों के कारण अपराध, जमीन कब्जे और सांप्रदायिक तनाव बढ़ रहा है, लेकिन सरकार आंखें मूंदे बैठी है। एनसीआर और सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार का रुख भी लगातार सवालों के घेरे में रहा है। आरोप यह भी है कि रामनवमी, दुर्गा पूजा और हिंदू आयोजनों पर सरकार की सख्ती रहती है, जबकि अवैध बस्तियों और रोहिंग्या घुसपैठियों के मामले पर नरमी दिखाई जाती है। विपक्ष इसे खुला तुष्टीकरण बता रहा है, लेकिन सवाल अभी भी कायम है, क्या ममता बनर्जी के राज में तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है, या फिर ये सिर्फ चुनावी आरोप है? फैसला जनता को करना है। तो आपने देखा कि बंगाल के क्या हालात है। हमने जो हालात दिखाए हैं वो एक झलक है, हालात उससे कई गुना ज्यादा बदतर हो रहे हैं। और ये कोई आजकल की हालात नहीं है, ये पिछले कई साल से ऐसे ही हालात जो है बंगाल के अंदर बने हुए हैं, जहां पर हिंदू अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है, जबकि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश से आए हुए घुसपैठिए वहां पर अराजकता फैला रहे हैं। ममता बनर्जी के श्रेय में ये सारा कुछ हो रहा है, ऐसा खुला आरोप विपक्ष लगाती है, लेकिन ममता बनर्जी के कानों के पर्दे बंद है। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनको अपनी राजनीति जो है चमकानी है। ऐसे ही अवैध घुसपैठियों के बदौलत वहां पर उनका राज चल रहा है, ऐसा आरोप विपक्ष लगातार लगाए हुए है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ अभी जुड़ने जा रहे हैं बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष अभिषेक दुबे जी, और साथ में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं राकेश रमन जी, जो कि राजकीय विशेषज्ञ है और सीनियर पत्रकार भी है। हम दोनों से इसी मुद्दे पर आज बात करेंगे। सबसे पहले मैं अभिषेक जी आपसे बात करना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमने अभी हमारे रिपोर्ट में भी दिखाया और जितने भी वहाँ से रिपोर्ट आ रही है, बंगाल अभी भी सुलग रहा है, वहाँ के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एसआईआर की कार्यवाही में भी वहाँ पर बाधाएं उत्पन्न हो रही है। पिछले दिनों ईडी की जो रेड हुई वहाँ पर, उसके बारे में तो पूरा हिंदुस्तान जानता है कि क्या हालत थी। खुद ममता बनर्जी जाके के दस्तावेज लूटती है वहाँ से। क्या मानते हैं इस बार जिस प्रकार से वहाँ पर चुनाव की तैयारियां चल रही है, बीजेपी की किस प्रकार से तैयारी रहेगी और किस तरह से इस हालात का सामना करने की तैयारी है आपकी? देखिए, जिस दिन ईडी ने छापेमारी की, सबसे पहले इन्होंने फाइल छीनने की जो कोशिश की, जनता साफ साफ देख रही है। वहां जो ये हिंदुओं को लगातार डराने की कोशिश की जा रही है, मिनी बांग्लादेश बनाने की जो साजिश चल रही है ममता बनर्जी की, सारी जनता देख रहा है। जो हिंदू है, कट्टर हिंदू है, वो अपने त्योहार को अपने ही देश में स्वतंत्र रूप से मना नहीं पाते। चाहे वो नवरात्रि हो, चाहे वो बंगाल का कोई भी पर्व हो, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा पर्व कहा जाता है दुर्गा पूजा, उसको भी मनाने में उनको डर लगता है। ये क्या पश्चिम बंगाल को इन्होंने बांग्लादेश बना दिया है। वहां पे सिर्फ अगर आप मुस्लिम हैं या आप किसी बांग्लादेश से आए हुए हैं, रोहिंग्या हैं, तो आप वहां सुरक्षित हैं, लेकिन अपने ही देश का हिंदू वहां सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी वोट बैंक की राजनीति के लिए उनको लगता है कि सिर्फ एक समुदाय और इन रोहिंग्याओं के बस पे हम सरकार बना लेंगे। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से लगी हुई है, सारे युवा जागरूक है। इस समय उनका जो देश विरोधी काम चल रहा है, आपने देखा होगा जिस तरीके को ईडी को डरा लेती हैं, कभी सीबीआई को डरा लेती हैं, मतलब उन्होंने अपने पद का जितना दुरुपयोग करना है वो सब कर चुकी हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, वो खुल्लम खुल्ला दिख रहा है और वो खुल्लम खुल्ला जता भी रहे हैं
कि यहाँ पर उनकी जो है वही चलेगी, बाकी और किसी का कोई जोर हम लोग नहीं अभी से चलेगा। अभी मैं कुछ दिन पहले हमारी भी ड्यूटी लगी थी, हम लोग वहां प्रवास पे भी गए हैं। हम लोग समझ लीजिए अपने गले में भारतीय जनता पार्टी का पटका अगर लेके चल रहे हैं तो वहां की पुलिस इस तरीके से देखती है जैसे हम अपराधी हैं। बिल्कुल, वहां हम पर कैसे आ गए? टीएमसी के लोगों के द्वारा बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं के ऊपर वहां पर हमला भी हुआ है और कई तरह की डर का माहौल जो है बीजेपी और अन्य लोगों के लिए है। हम राकेश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, राकेश जी से बात करते हैं। राकेश जी, जिस तरह से वहां पर जिस प्रकार का माहौल अभी देखने को मिला है और ये बांग्लादेशी रोहिंग्या की जो बस्ती है, वो बस्ती के जो लोग हैं वो कम से कम बंगाल के अंदर 100 से अधिक सीटों पर उनका बहुमत है, यानी कि उस सीटों पर हार जीत का फैसला जो है वो यही वोटर्स करते हैं। और यही कारण है कि जिस प्रकार से वहां पर एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उस प्रक्रिया को बाधित किया जा रहा है, वहां पर काम नहीं करने दिया जा रहा है, बीएलओ को रोका जा रहा है, धमकी दी जा रही है, कई तरह के जो है प्रयास वहां पर किए जा रहे हैं। क्या मानते हैं इस बार भी जो 100 से अधिक सीटों पर बांग्लादेशी और रोहिंग्या लोगों का जो प्रभाव है वहां पर, जो उनकी वोट बैंक है ममता बनर्जी की, तो वो उसको जो साफ सुथरी मतदार यादी जो बनाने की कोशिश की जा रही है वो हो पाएगी काम, या अभी भी वही हालात रहेंगे? देखिए, आपके सवाल का जवाब तो मैं बाद में दूंगा। सबसे बड़ी बात, बंगाल आज राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया है और पूरे भारतवर्ष में जितने भी ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं सब आए हैं बंगाल के थ्रू। मतलब बंगाल जो है इस देश का गेटवे ऑफ इंडिया बन गया है घुसपैठिया के लिए। घुसपैठिए कहीं भी भारतवर्ष में पकड़े जाते हैं, उनके कागजात आप जाएंगे, उनकी जब आप तलाशी करेंगे, चेक करेंगे, तो वो सब आपको मुर्शिदाबाद, मालदा, मतलब बंगाल का ही मिलना है। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन बात ये है कि केवल इतने ही नहीं, सीधी बात है तुष्टीकरण, और ममता बनर्जी ने ऑल लिमिट्स क्रॉस कर दिया है। ममता बनर्जी ने अपने आचरण से ये साबित कर दिया है शी इज द एनार्किस्ट। वो उनको न संविधान पे भरोसा है न किसी चीज पे भरोसा है। आए दिन सुप्रीम कोर्ट को वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं देश के जाने माने सुप्रीम कोर्ट के सेटर वकीलों के साथ। मैं नाम लेके कह सकता हूँ, कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंह भी उनके लिए वकालत कर रहे हैं। और एसआईआर के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से नित्य उनको रोज नए झटके मिल रहे हैं, उसके बावजूद बेशर्मी से वो लगे पड़े हैं। और जैसा कि आपने बताया कि वहाँ पे हिंदुओं को उनके रिचुअल्स नहीं करने देते, ये कुछ नहीं है सर, ये तो भाजपा के कार्यकर्ताओं को दिक्कत कर रही है। ममता बनर्जी तो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने लोगों को, उनको जो शक था कि भाजपा को वोट दिए हैं, उनको मारा पीटा था। ये तो भाजपा के पट्टा पहनकर जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक्चुअली स्टेट के एम्प्लॉय, वहाँ के पुलिस, सबको टीएमसी वर्कर बना लिया है और तुष्टीकरण में इस तरह से वो डूब गई हैं कि कोई उनका सॉल्यूशन आपको नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ अति होता है उसका अंत होता है, और शायद ममता बनर्जी उस अति की पराकाष्ठा को छूने लगी हैं। तभी तो जब हाई कोर्ट में उन्होंने अराजकता कर दिया, जुडिशरी को भी उन्होंने अपने प्रभाव में लेने की कोशिश कर दी, तब इससे ज़्यादा वो और क्या कर सकती हैं। लेकिन मैंने बार बार कहूँगा, अति का अंत होता है। वहाँ पर फैसला तो करना है बंगाल के भद्र पुरुष को, जिसको हम लोग भद्र जौन कहते हैं, उनको फैसला करना है। आखिर कट्टर होने की कोई ज़रूरत नहीं है हिंदू को, हिंदू सिर्फ हिंदू बने रहें, लेकिन हिंदुओं के वहाँ अधिकार को एक्सरसाइज करने का भी पावर हिंदुओं के पास नहीं बचा है। बंगाल आज से नहीं झुलस रहा है। ईस्ट बंगाल और मोहन बागान 2 टीमें हुआ करती थी और दोनों टीमों के बीच में
युद्ध की स्थिति हुआ करती थी। तो बंगाल कोई आज से नहीं सताया जा रहा है, लेकिन अब बंगाल चूंकि सरकारें कुछ जागृत हुई, कुछ कार्रवाइयाँ कर रही हैं, और बंगाल का इतिहास जो रहा है चुनावी, वो खूनी षड्यंत्र खूनी का रहा है। वहाँ खून बहना ही बहना है। वहाँ एक गजब अजब टाइप की अराजकता है, जिसको कि बंगाल के अंदर आपको बताते हुए हमें बुरा भी लगता है कि हर गली में एक कैरम बोर्ड क्लब होता है। वहाँ हर गली के कोने पर 4 5 6 लोग गली के लोग कैरम बोर्ड खेलते मिलेंगे। उस गली के अंदर अगर आपको मकान बनाना है तो सीमेंट उन्हीं से लेना होगा, ईंट उन्हीं से लेना होगा, बालू उन्हीं से लेना होगा, उन्हीं का ठेकेदार बनाएगा। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आपको मकान बनाने नहीं दिया जाएगा। एक तरह से ममता बनर्जी जजिया टैक्स वसूलती हैं, लेकिन ओवरऑल कुछ भी वो भारत का हिस्सा है। क्योंकि अफसोस होता है ये कहते हुए कि भाषा के आधार पे बटा हुआ बांग्लादेश और पाकिस्तान आज एक हो गया है, और बांग्लादेश के कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर पाकिस्तान ने भारत को पूर्वी सीमा से भी तकलीफ देने का काम शुरू किया है, और उसके लिए ममता बनर्जी यूज हो रही हैं। मैं अभी भी यूज होना बताऊंगा, बोल रहा हूँ। मैं ममता बनर्जी उसमें सहयोग कर रही है नहीं बोलूँगा, लेकिन वो यूज हो रही हैं। ममता बनर्जी को एन केन प्रकेन जीतने का एक उन्माद है, और उनको लगता है कि मेरे सिवा कोई बंगाल में और हो ही नहीं सकता है, और कांग्रेस उसके लिए भी पूरी दोषी है। कांग्रेस ने अपने आप को ममता बनर्जी के आगे ऐसा सरेंडर किया कि अपने ही पार्टी के नेताओं को उनके आगे चुप करा देती है। भाजपा के समक्ष चुनौतियां बहुत हैं, और भाजपा आज मैं कह सकता हूं ड्राइविंग सीट पर होती अगर पिछले विधानसभा चुनाव में जो ममता बनर्जी हिंसा करवा रही थी, आम लोगों को जब मार रही थी, बलात्कार करवा रही थी, लोगों को बंगाल छोड़ना पड़ा था, अगर उस वक्त भाजपा खड़ी हुई होती तो आज भाजपा स्थिति कुछ और होती। 100% वहाँ पर लोगों की पहली पसंद होती। बिल्कुल बिल्कुल, स्थिति लेकिन बहुत ही आज भी भयंकर भाजपा होती के है। पास ये गलती सुधारने का मौका है कि भाजपा अब जाकर लाख इनको भगाए लोग, उनको वहां जाके लड़ना होगा मैदान पर, क्योंकि ममता बनर्जी से पार पाना आसान नहीं है, क्योंकि वो नैतिकता नहीं रखती है। जी। वो वोट के लिए कुछ भी कर गुजरने को राजी दिख रही हैं। जब सुप्रीम कोर्ट को बरगलाने से नहीं पीछे हट रही हैं, तो और लोग किस खेत की मूली हैं। सही बात है। ये बहुत लेकिन ही इस बार टफ भारतीय बात जनता है। पार्टी ने पूरा बिल्कुल बिल्कुल, मन बना रखा है। अभिषेक जी जिस प्रकार से राकेश जी कह रहे हैं, वहां पर इस चुनाव में भी बीजेपी के लिए काफी कठिनाइयां होगी, और जिस प्रकार से वहां पर सरकारी मशीनरी ममता के इशारे पर काम करती है, वहां पिछले चुनाव के अंदर देखा गया है, बूथ कैप्चरिंग भी देखा गया है, बम धमाके भी हुए थे, और जिस प्रकार से अराजकता फैलाकर लोगों को वोट करने से रोका गया या फिर जाली फर्जी वोटिंग करके वो हमेशा जीतती आई है, ऐसा वहाँ पर माहौल देखा जाता है। इस बार भी बीजेपी भले बहुत ही ज़्यादा अपना जोर दमखम लगा रही है, पर मुश्किल है। वहाँ की पूरी मशीनरी ममता बनर्जी के इशारे पर काम करती है। वहाँ पर करप्शन भी बहुत है, वहाँ पर अराजकता भी बहुत है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जो भी है वो सारे के सारे ममता बनर्जी के काबू में है। उनके कहे अनुसार ही वहाँ पर काम होता है, और इसीलिए एसआईआर की प्रक्रिया भी बाधित हो रही है। और मैं ज़्यादा अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूँगा कि ममता बनर्जी के राज में अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति अगर बंगाल में, पश्चिम बंगाल में वहाँ पर जाता है, तो उनके लिए काम करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि बीजेपी के लोग, आपने जैसे कहा, वहाँ पर जाएंगे तो उनके लिए काफ़ी आसान नहीं होगा वहाँ के टीएमसी के लोगों से निपटना। कैसे तैयारी रहेगी आपकी? नहीं, माननीय गृह मंत्री जी ने इस बार हम लोगों को विश्वास दिया है, और हम लोग पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मजबूती के साथ लड़ेंगे और जवाब भी देंगे, क्योंकि इस बार वहाँ पे जो हिंदू समुदाय है बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, वहाँ की लोकल जनता बहुत प्रताड़ित है। वहाँ जो
यूपी बिहार के लोग रहते हैं वो बहुत प्रताड़ित हैं। मतलब हर तरीके से हर व्यक्ति वहां पे परेशान है, क्योंकि हर कोई हिंदू है इस हिंदुस्तान में, वो अपना त्योहार नहीं माना पा रहा है। जिस तरीके से वो इस स्थिति वहां पर ममता बनर्जी ने बना रखी है, लोग बदलाव चाह रहे हैं। जहां जाते हैं, अभी हम 10 दिन के लिए गए थे, हम लोगों ने देखा जहां जा रहे हैं लोग हाथ जोड़ रहे हैं कि भैया कैसे भी करिए आप, हम लोग आपसे निवेदन कर रहे हैं कि सरकार हम लोग आपके साथ खड़े हैं, बस आप लोग पीछे मत हटिएगा। जनता भी हमसे कह बिल्कुल, जिस तरह से वहाँ पर स्थिति है तो लोग बिल्कुल लोग जो है वो काफ़ी चिंतित भी है। और एक तरह से देखा जाए तो लोग इस त्रासदी से बचना भी चाहते हैं, बाहर निकलना भी चाहते हैं, लेकिन टीएमसी के लोग और ममता बनर्जी का पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो लोगों को पूरी तरह से कंट्रोल कर लेते हैं, पूरी तरह से मतलब जो मतदान प्रक्रिया है या जो भी चुनावी प्रक्रिया है उसको वो लोग अपने काबू में कर लेते हैं। और इस वजह से वहाँ पर हर चुनाव में जो है ममता बनर्जी को फ़ायदा पहुँचाने की कोशिश वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और जो भी वहाँ पर रहते हैं वो करते हैं। लेकिन अभिषेक जी, जिस प्रकार से आपने बताया है वहाँ पर हिंदू वोटर्स, जिस एक तरफ तो ये घुसपैठिए है और वो उनका प्रभाव 100 से अधिक सीटों पर है, तो बाकी सीटों पर जो हिंदू वोटर्स है उनको एकजुट करने की जिम्मेदारी बीजेपी के सिर पर जाती है, तभी आप फाइट कर पाएंगे, उनको वहाँ पर बंगाल जीत पाएंगे। तो ऐसी तैयारी करने के लिए जो आयोजन है, अभी जो नए प्रदेश ये राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी जा रहे हैं 2 दिन के प्रवास पर वहाँ पर, तो तैयारी तो बीजेपी कर रही है, लेकिन जैसे आपने कहा कि लड़ना पड़ेगा, जूझना पड़ेगा, तभी हो पाएगा, अदरवाइज तो ममता बनर्जी को हरा पाना काफ़ी मुश्किल होगा। देखिए, हम लोग वोटिंग के दिन हम अपने वोटरों तक को नहीं पहुंचा पा रहे थे। लास्ट टाइम का जो सिचुएशन था, कई जगह पत्थरबाजी शुरू हो गई, कई जगह बम और देसी बम बहुत सारे तरीके से रोका जा रहा था। मैं खुद था वहां पे, तो हम लोगों ने स्थिति देखी हुई है। लेकिन इस बार हम उस स्थिति से लड़ने के लिए हम लोगों ने माननीय गृह मंत्री जी को पहले से बताया है कि इन सीटों पे हमें दिक्कत होती है और इन सीटों पे हमें केंद्र सरकार के जरिए फोर्स चाहिए, जहां हम सुरक्षित मतदान करवा सके, क्योंकि हम मतदान नहीं करवा पाते थे। हम उनको गाड़ी में लेके जाते थे, लेकिन हम मतदान केंद्र तक नहीं छोड़ पाते थे कि उससे पहले हमारी गाड़ियों पर हमला हो जाता था। यहाँ तक कि आपको पता होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष उस समय नड्डा जी थे, नड्डा जी के ऊपर अभिषेक बनर्जी जी की लोकसभा में हमला हो गया था। तो जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सुरक्षित नहीं थे तो कार्यकर्ताओं में डर फैलाने का जो एक काम करती है ममता जी, लेकिन इस बार कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है, क्योंकि गृह मंत्री जी ने पूरा आश्वासन दिया है कि हम हर एक कार्यकर्ता के साथ हैं और आप लोगों को डट के रहना है। तो हमारे साथ केंद्र सरकार की पुलिस भी रहेगी और हम लोग हर तरीके से चुनाव वहां पर लड़ेंगे और जीत कर देंगे, क्योंकि जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है, बहुत परेशान हो चुकी है। और जो SIR चल रहा है उससे भी हमको फायदा मिलेगा। जो घुसपैठिया आए हुए हैं, जो इनकी ताकत होती है, उसको भी हटाने का काम हम लोग लगातार कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हम लोग इस बार वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश जारी है आपकी भी। राकेश जी, जिस तरह से अभिषेक जी भी कह रहे हैं, केंद्र सरकार की भी काफ़ी कोशिश है कि वहाँ पर निष्पक्ष चुनाव हो और जो सामान्य तरह जो बाकी राज्यों में चुनाव होते हैं उसी परिस्थिति में वहाँ पर भी लोग निर्भीक होकर वोटिंग करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन क्या ये मुमकिन है? पिछले कई चुनावों के जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से तो वहाँ पर लोगों में भय जो है, डर लगातार रहता है। वहाँ पर जो गुंडागर्दी है वो इतने चरम पर रहती है कि लोग अपने घरों से निकलकर वोट देने के लिए जाने के लिए भी डरते हैं। तो क्या इस चुनाव में ये संभव हो पाएगा जिस प्रकार से तैयारी दिख रही है? जी नहीं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ खूनी हिंसा होनी तय है। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। एक जर्नलिस्ट थे कलकत्ता के, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था और कोई बहुत क्रिटिसाइज नहीं किया था, बस हल्का सा उनसे सवाल पूछा था और
जानते हैं आप, पिछले इलेक्शन में वो जिस सोसाइटी में रहते थे, सोसाइटी का गेट ही लॉक कर दिया गया, किसी को वोट डालने ही नहीं जाने दिया गया। तो ममता बनर्जी के लोग इस तरह की हरकतें करते हैं। इनको कह तो रहा हूँ, भाजपा को अगर वहाँ चुनाव जीतना है तो वहाँ के लोगों के साथ घुल मिलकर उनको, लेकिन कितने लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, ये समस्या बड़ी है। अभी बंगाल का सिनेरियो वो नहीं है जो भाजपा के अभी प्रवक्ता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बता रहे हैं। अभी नहीं, प्रवक्ता सिनेरियो ही में हूँ मैं, बहुत अध्यक्ष बदलाव नहीं हूँ, करनी उन्होंने होगी, गलत ठीक है। किया। आप कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन अभी वो सीन नहीं आया है। मैं भी वहाँ की रिपोर्ट हमारे पास भी आ रही है। हाँ, लोग एक सेक्शन चाहता है, लेकिन ममता बनर्जी सोचिए कि आज तक केंद्र की योजनाओं को वहाँ लागू नहीं होने देती है, और उन्हीं योजनाओं को नाम बदलकर अपने नाम पे चलाती है। सरकार का किया हुआ कोई काम वहाँ पर पहुँचा नहीं है। अब भाजपा के ऊपर है कि इनके सारे वर्कर जाकर 1 to 1 कितने लोगों को बता पाएंगे, उसके बाद कितने इनके भाजपा के लिए मरने के लिए भी तैयार रहेंगे। क्योंकि बंगाल खूनी हिंसा तो एकदम तय है, मान के चलिए वहाँ कभी भी पीसफुल वोटिंग नहीं होगी। क्योंकि ममता बनर्जी, आपने भी कहा, पुलिस भी उनके साथ काम करती है। टोटल एम्प्लॉय अभी एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरह से बीएलओ ने टीएमसी का साथ दिया है, टीएमसी के उकसावे में आकर गलत फॉर्म भरे हैं। 1,26,00,000 जो ऐसे फॉर्म हैं जिसको सस्पिशियस अकाउंट में रखा गया है, जिसमें अमर्त्य सेन जैसे लोगों का भी नाम है, तो क्यों है? बाप बेटे की उम्र में 5 साल का अंतर, दादा पोता के बीच में 15 साल का अंतर, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी को एक शिकस्त मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ने 1,26,00,000 वाले पर रोकने पर तैयार नहीं हुआ, कहा ये करेगा चुनाव आयोग, और अब उसको थोड़ा टाइम दे दिया गया है। बिल्कुल। तो एसआईआर तो हो जाएगा। और वाकई में बांग्लादेशी कितने हैं वहाँ, गांव का गांव खाली हो गया, लेकिन जब एसआईआर के फॉर्म भरे गए तो उसमें कमी नहीं आई। आपने भी सीन देखी होगी कि पूरे ये गांव खाली है, एक आदमी नहीं है, निकल गए सारे लोग, लेकिन इनके एसआईआर के फॉर्म में सबके नाम आ गए। तो बहुत सारे वहाँ बहुत गड़बड़ियाँ की गई है सरकारी स्तर पर। दरअसल बिहार के चुनाव के समय से ही ममता बनर्जी ने एसआईआर पे अपने को ठीक करने के लिए फर्जी दस्तावेज बनाने शुरू कर दिए थे, और जितने के ये आवास प्रमाण पत्र और जन्म तिथि प्रमाण पत्र दिए गए हैं, सब ये बिहार के एसआईआर शुरू होने के बाद के डेट के हैं, जो सबकी सस्पिशियस अकाउंट में रखे गए हैं। तो एसआईआर 1,26,00,000 भी कट जाते हैं तो वोटिंग परसेंटेज में 40-42 लाख वोटों का ही अंतर था भाजपा और तृणमूल में। तो यहाँ पर संभावना है। लेकिन वही है ना कि बंगाल के चुनाव में अगर निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो मैं भी कह सकता हूँ दावे के साथ कि भाजपा की जीत हो जाएगी। लेकिन नहीं, इस बार गृह मंत्री ने आश्वासन दिया है। ताकतें अगर ममता बनर्जी को छोड़ती है तो क्या वो लेफ्ट पार्टी की ओर जाएगी, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके एक जो थे मंत्री, उनके विधायक जो बाबरी मस्जिद बना रहे हैं, वो एक काउंटर पोलराइजेशन जरूर करेगा। क्योंकि बंगाल का भद्र मानस जो है ना, वो बीफ ईटिंग भद्र मानस है। बिल्कुल। उसके विधायक ने मस्जिद बनाने की कोशिश की, दिखावे के तौर पर उसने उसको निष्कासित कर दिया है। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी अब हिंदू राजनीति कर रही है, मंदिर बनाने की बात कर रही है, भगवान का नाम ले रही है, शिव जी का नाम ले रही है, और हिंदुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रही है। लेकिन बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी ने उनका बहुत अच्छा सा जवाब भी दिया था। खुद
गृह मंत्री जब बंगाल के दौरे पर थे तो उस टाइम पर भी उन्होंने भी वहाँ पर अच्छा सा जवाब दिया था इस बात का कि अब इसका कोई अर्थ नहीं है कि आप हिंदुओं को अपनी तरफ आकर्षित कर पाएंगे। सब जानते हैं उनकी राजनीति कैसी है। लेकिन अभिषेक जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से बॉर्डर पर अभी तनाव बढ़ा हुआ है, लोग ये तो कह रहे हैं कि जो ये बांग्लादेशी और वो है वहाँ से भाग गए हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जिस समय चुनाव घोषित हो जाएगा ये लोग फिर से आ जाएंगे और अपने अपने मतों का अधिकार जो है वो लोग अपना मताधिकार का उपयोग करेंगे। दूसरी तरफ आज एक घटना ये भी आई कि जिन जिन लोगों के नाम काटने के जो पर्चे भरे गए थे, टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सरकारी दफ्तर में घुसकर वो पर्चे जो है वो बाहर लाके उसको जला दिए। मतलब कि जो आपत्ति किसी ने ली थी बोगस वोटर्स के बारे में, वो पर्चे जिसने भरकर दिए थे वो पर्चे जला दिए गए। मतलब अभी भी वहाँ पर स्थिति जो है पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं है। ऐसी स्थिति में जो एसआईआर की प्रक्रिया ठीक से नहीं हो पाई तो कैसे जीत पाएंगे, क्योंकि ममता बनर्जी तो अपना काम कर ही रही है। कितना भी काम कर लें, अभी एसआईआर पे चुनाव आयोग सख्ती से काम कर रहा है और इस पे हमारी पार्टी के जो बीएलओ और हम लोग जो बीएलओ नियुक्त किए हुए उनको भी लगाया गया है। किस तरीके से उनकी जांच होगी, बीएलओ भी इस पे पूरी तरह से काम कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव हो। तो हम लोग भी लगे हुए हैं कि भाई गलत ना हो पाए। और इस बार जो हम एजेंट भी बनाएंगे वो कुछ ऐसे एजेंट होंगे जो लगभग उन लोगों को पहचान कर सके जिनके नाम जो रोहिंग्या से हों या जिनके नाम है नहीं और दूसरे पे वोटिंग कर रहे हैं। पूरी प्रक्रिया हमारे संगठन महामंत्री जी ने हम लोग की बैठक लेके हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा संगठन हमको सिखा रहा है कि हमको कैसे पकड़ना है और कैसे इनको काउंटर करना है। बिल्कुल, जिस तरह से अभिषेक जी आपको रोकना चाहूंगा, पिछले चुनाव में देखा गया था कि बुर्खा पहने हुए जो है लोग वोटिंग करने आते हैं। महिला बुर्खा पहन के आए वो तो एक बार समझ में आता है, लेकिन पिछली बार पुरुषों को बुर्खा पहनकर आके वोटिंग करते हुए भी देखा गया है। मतलब कि आप सोच नहीं सकते हैं जो मतलब फर्जी वोटिंग करने का ट्रेंड जो वहां पर चलता है वो आप सोच भी नहीं सकते। उस तरीके से वहां पर होता है। बुर्खा पहने हैं, बुर्खा नहीं हटाने देंगे, शकल उसको आइडेंटिफिकेशन करने नहीं देंगे और बुर्खा पहन के आके बूथ में जाके के वोटिंग कर लेंगे। बहुत ही मुश्किल हुआ था पिछले बार भी। जी जी जी, ये सब विषय हम लोगों की जानकारी में है। संगठन जब हम लोगों को सिखा रहा है कि किस तरीके से करना है तो सारे विषय हम लोग पिछली बार झेले हुए हैं। इस बार हम लोगों ने जो मांग की है तो जो केंद्र सरकार की तरफ से फोर्स रहेगा और जो चुनाव अधिकारी रहेंगे उनसे भी बात हुई है, बीएलओ से भी बात हुई कि इस बार हम जिसको चुनाव अधिकारी से हम ऑब्जेक्शन देंगे कि इनका बुर्का उतरवाइए, इनको हम पे डाउट है। अगर हमें डाउट है, हम एजेंट हैं, तो हम बोलेंगे कि इनका बुर्का चेक कराइए, इनकी आईडी मैच नहीं कर रही है, हमको देखना है। तो ये होगा इस बार, क्योंकि गृह मंत्री जी ने जिस तरीके से बैठक ली कि हर मुद्दे पर हम चुनाव को निष्पक्ष रूप से कराएंगे और केंद्र सरकार हर तरीके से आप लोगों के साथ खड़ी रहेगी, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लगे हुए हैं कि चुनाव निष्पक्ष हो और इस बार हम लोग बिल्कुल डरने वाले नहीं है ममता बनर्जी से, क्योंकि जब किसी का अंतिम समय आता है तो खूब फड़फड़ाती हैं। तो इस समय अंतिम समय उनका चल रहा है। इस बार उनके ये गुंडागर्दी और धमकी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और हिंदू डरने वाले नहीं हैं। इस बार ये का आखिरी और इसमें हम लोग जवाब, अगर हम इस बार नहीं जीत पाए तो आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा जीतना। हिंदुओं के लिए, हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा। जिस तरीके से अभी जाके देखिए ना, हिंदू रो रो के अपनी कहानी सुनाता है वहां पे कि हमारे साथ किस तरीके का भेदभाव हो रहा है। बिल्कुल। तो हम लोग उनकी जो पीड़ा सुन के आए हैं ना, लगता है कि यहाँ हमारे ही देश में एक मिनी बांग्लादेश बन गया है या पाकिस्तान कह सकते हैं। इस तरीके की स्थिति वहां के हिंदुओं की है। वो पटाखे तक ठीक से नहीं जला पाते दीपावली पे, होली का त्योहार ठीक से नहीं मना पाते, दिया नहीं चला गया, अगर उनके यहाँ कलर चला गया तो गोली चल जाएगी जी, बिल्कुल, उनको मार दिया जाएगा, उनके ऊपर उल्टा एफआईआर हो जाता है जी। वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं सबके ऊपर फर्जी मुकदमे हैं 10-10, 12-12।
जी। हर चुनाव में उनके ऊपर 10 मुकदमे लाद दिए जाते हैं। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। इस बार हिंदुओं को हम लोग अभी से जगा रहे हैं कि नहीं, अब परिवर्तन नहीं आएगा तो दोबारा कभी नहीं आ पाएगा। जी अगर आप चाहते हैं कि बंगाल को बचाना है तो परिवर्तन बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। वहां की जनता खुद कह रही है कि परिवर्तन चाहिए। 100% परिवर्तन आना जरूरी है, क्योंकि भारत देश में एक ऐसा लौता ये राज्य है बंगाल, जो कि बांग्लादेश बनते जा रहा है, और उसको अगर सही मायने में वहाँ पर स्थिति सामान्य करनी है तो ममता बनर्जी का राज खत्म करना जरूरी है। बहुत बहुत और यहाँ धन्यवाद तक कि अभिषेक अगर जी, स्थिति- आपका भी, और जी, जी, जी। राकेश रंजन जी, आपका भी। समय की अवधि समाप्त हो रही है, इसलिए हम इस डिबेट को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और फिर हम ऐसे ही विषय पर आपसे फिर संपर्क करेंगे और आपसे आगे और भी ज़्यादा बातचीत कर पाएंगे। तो आपने जैसे देखा कि अभी हमारे साथ अभिषेक जी जुड़े थे, और साथ में हमारे साथ राकेश रंजन जी जुड़े थे, जिनसे हमारी बात हो रही थी बंगाल के स्थितियों पर, और स्थिति काफ़ी भयंकर है। बीजेपी जो है पूरी ताकत लगाकर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है, लेकिन जो है रास्ता आसान नहीं है बीजेपी के लिए भी, और वहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति अभी देखने को मिल रही है, बीजेपी को काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। तो आज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार। Thank you.